नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। नवागत जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने रविवार को कोषाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया। इसके उपरांत कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि प्रशासन में एक टीम यूनिट के रूप में सभी लोग कार्य करें। शासन की जो भी योजना है उनको धरातल पर उतारा जा सके, पात्र लोगों को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ मिले। आपको बता दें कि हरियाणा के पानीपत जिला के निवासी नवागत डीएम ने बताया कि वह 2011 वर्ष बैच के यूपी कैडर के IAS अधिकारी हैं। आजमगढ़ से पहले उन्होंने प्रयागराज, मथुरा, आगरा, चंदौली और अमरोहा में डीएम के पद पर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट आने वाले एप्लीकेंट की समस्याओं का निदान त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो सके, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि तहसील व जिला स्तर पर राजस्व की जो समस्याएं हैं उनका सही तरीके से निस्तारण हो सके। इसके अलावा विकास की जो योजनाएं हैं उनमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इस पर भी कार्य किया जाएगा। देखिए, आज जनपद आजमगढ़ में जिलाधिकारी के रूप में अपराह्न में मैंने ज्वाइन किया है और इससे पहले जिलाधिकारी के रूप में अन्य जो जनपदों में मेरा कार्यकाल रहा है उसमें प्रयागराज, आगरा, मथुरा, चंदौली, अमरोहा, इन सभी ज़िलों में भी जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार मैंने ग्रहण किया था, वहाँ पर भी कार्य किया है। जनपद आजमगढ़ में भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि एज ए टीम हम सभी लोग फंक्शन करें और प्रयास करें कि यहाँ पर जो शासन की योजनाएं हैं उन्हें धरातल तक उतारा जाए। सभी जो हमारे पात्र व्यक्तिगण हैं उनको सभी को शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचे। इसके अतिरिक्त जो हमारी ग्रीवेंस रिड्रेसल के फोरम्स हैं, वहाँ पर जो भी एप्लीकेंट्स आते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या को लेके आते हैं, उन सभी समस्याओं का निदान त्वरित गति से और गुणवत्तापूर्वक हो, इस चीज़ का भी सुनिश्चित किया जाएगा। विकास के जो कार्यक्रम जनपद में चल रहे हैं उन सभी कार्यक्रमों को किस प्रकार से तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और एडिशनल इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट्स किस प्रकार से जनपद के प्रशासन में या विकास के कार्यक्रमों में की जा सकती है, उसके ऊपर भी ज़रूर कार्य किया जाएगा। इसका कैडर कौन सा रहा है, किस बैच के आप अधिकारी हैं? जी, मैं 2011 बैच का भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ और यूपी कैडर का अधिकारी हूँ। सर, आजमगढ़ में ये समस्या राजस्व को लेकर आती है कि तमाम ऐसे एप्लीकेशन लेके लोग आते हैं और कई बार उनको आना पड़ता है, तो इस पे किस तरह की प्राथमिकता आपके द्वारा की जाएगी? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाहे राजस्व के लिए हो एप्लीकेशंस, चाहे किसी अन्य विभाग से संबंधित ग्रीवेंसेस हों, उनका निस्तारण यदि गुणवत्तापूर्वक होगा तो एप्लीकेंट को बार बार कलेक्ट्रेट में या तहसीलों में या किसी अन्य स्थल पर, किसी अन्य स्पॉट पर नहीं जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ के प्रति संवेदनशील होना बड़ा ज़रूरी है। हम हमारे सभी जिलाधिकारी या सभी अन्य विकास विभाग से जुड़े अधिकारी, चाहे मुख्य विकास अधिकारी, हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि पूरी संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ जो भी हमारे पास कोई समस्या लेके आए उसका त्वरित निस्तारण करें और उन्हें समय से अवगत भी कराया जाए ताकि उन्हें बार बार किसी भी समस्या के लिए अप्रोच ना करना पड़े। सर, आप अवगत होंगे आजमगढ़ में महोत्सव होना है और एक अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी कार्यक्रम होना है, तो उसके लिए किस तरह से आप निर्देशित करेंगे लोगों को? चूँकि जी हाँ, आने वाले कुछ ही दिनों में महोत्सव का भी आयोजन जनपद आजमगढ़ में होगा। 18 तारीख से उसकी शुरुआत की जानी है और उस संबंध में जो आवश्यक तैयारियां हैं उसके बारे में मैंने जानकारी ली और मुझे अवगत कराया गया कि सभी तैयारियां ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी गई हैं। उसके बारे में भी एक बार मैं सभी अपने जो संबंधित अधिकारीगण हैं जो इसके आयोजन से जुड़े हुए उन सब से जानकारी लूँगा और एक तरीके से समीक्षा ज़रूर करूँगा कि आयोजन की तैयारियाँ और आयोजन ताकि सकुशल और अच्छे तरीके से चले। सब तहसील स्तरों पे जो है फरियादी जाते हैं, वो वापस वहाँ उनको जिला अधिकारी का कार्यालय आना पड़ता है, वहाँ पे निस्तारण नहीं हो पाता।
बहुत ज़रूरी है कि सभी जो हमारी चाहे तहसील स्तर है तो तहसील स्तर पर निस्तारण हो, ब्लॉक स्तर की समस्या है तो ब्लॉक स्तर पर निस्तारण हो, अगर जनपद से जुड़ी हुई समस्या है तो जनपद स्तर पर निस्तारण हो। वहीं उन्होंने आगामी दिनों में आजमगढ़ महोत्सव के आयोजन को लेकर कहा कि आजमगढ़ महोत्सव को सकुशल संपन्न करने के लिए वह अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि यह जल्द ही शुरू होने वाला है। इसलिए जो भी इसमें बाकी रह गया है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और आजमगढ़ महोत्सव को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। देखिए, आज आजमगढ़ महोत्सव आने वाले जो 18 तारीख से जिसका शुभारंभ होना है उसके दृष्टिगत निरीक्षण किया गया था। एक तो स्थल का जहाँ पर आजमगढ़ महोत्सव मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है, वहाँ पर जो फन जोन है या फूड पार्किंग, फूड कैफेटेरिया एरिया है या मुख्य एरिया है जहाँ पर कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाना है, उन सभी की व्यवस्थाएं, स्टॉल्स इत्यादि की व्यवस्थाएं। सिमिलरली ये हरिऔर कला केंद्र जहाँ पर भी विभिन्न 18 से लेकर 22 तारीख तक प्रस्तुतियाँ कलाकारों के द्वारा की जाएंगी। तो वो जो सभी तैयारियाँ हैं जिला प्रशासन के द्वारा जो की जा रही है उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए विजिट की गई थी और बहुत ही अच्छे पारंपरिक रूप से जो मनाया जाता है, अच्छे तरीके से इस आयोजन को आजमगढ़ महोत्सव को जनपद में मनाया जाता है। थैंक यू। आजमगढ़ में एक बार फिर बड़ी घटना हो गई। जनपद के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में देवकली तारन में पैसा देने के लिए बुलाकर पशु व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर एसपी हेमराज मीणा सीओ के साथ फोर्स सहित मौके पर पहुंचे। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। एसपी ने बताया कि मृतक मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अतरडीहा निवासी 35 वर्षीय तेज सिंह थे, जिनको देवकली तारन में गोली मारी गई। घायल को मऊ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मृतक के परिजनों के अनुसार तेज सिंह गाय व भैंस का व्यापार करते थे। इसी सिलसिले में देवकली तारन निवासी सुरेश व रमेश, जो कि मवेशियों का कारोबार करते हैं, उनसे लेनदेन का विवाद हुआ था। करीब 2.5 लाख रुपए तेज सिंह का बाकी था, जिसको दूसरा पक्ष नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि बैंक चेक भी दिया गया था, लेकिन जब चेक बैंक में लगाने की बारी आए तो उसको रोक दिया कि अभी बैंक में ना डालें। किसी न किसी प्रकार से बहानेबाजी की जा रही थी। तेज सिंह लगातार तगादा कर रहे थे। इसी क्रम में आज एक बार फिर उनको देवकली तारन पैसा देने के लिए बुलाया गया था। इसके बाद उनको गोली मार दी गई। ये अभी जहाँ घटनास्थल पर हम खड़े हैं, यहाँ एक अभी सूचना मिली थी कि एक अतरडिया गांव के रहने वाले हैं तेज सिंह। उनकी उम्र करीब 30 से 35 साल के बीच में है और इनको कुछ लोगों ने यहाँ पे घेर के और उनको फिर गोली मारी, जिससे उनको फिर परिजनों के द्वारा सदर अस्पताल मऊ में एडमिट कराया गया, जहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया गया। और इसमें कुछ लोगों को बारे में, संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी मिली। उसमें हमारी जो टीमें लगी हुई है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उसके बाद इस घटना का अनावरण किया जाएगा। अभी कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, उनकी संदिग्ध लोगों की, तो उनको लिए हमारी टीम लगी है। जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की इसमें कार्रवाई की जाएगी और जो भी कार्रवाई है वो शीघ्र इसमें की जाएगी। नगर में एक बार फिर से खामोश हो गई घंटों की आवाज, थम गई है जनपद की धड़कन घंटाघर की घड़ी। जी हाँ, जिनको देखकर पूरा शहर चलता है, लेकिन अब उन घड़ियों की सुइयों ने टिक टिक करना बंद कर दिया है। जब भी लोग क्लॉक टावर की तरफ नजर घुमा रहे हैं तो वहां मौजूद घड़ियों की सुइयां थमी नजर आ रही है। यही नहीं, उस क्लॉक टावर को खूबसूरत बनाने वाली लाइटें भी बुझ गई हैं। आपको बता दें कि शहर की शान समझे जाने वाले घंटाघर की घड़ियां पिछले लंबे अरसे से बंद है और नगर निगम व प्रशासन का मुंह चिढ़ा रही है। कहते हैं कि एक घर में बंद पड़ी घड़ी उस घर के सदस्यों के भाग्य पर नकारात्मक असर डालती है और जब नगर की घड़ी ही बंद पड़ी हो तो उसका असर नगर के भाग्य विकास पर होता ही होगा। वास्तु शास्त्र और पुरानी मान्यताओं के हिसाब से बंद घड़ी अशुभ और विकास में भी बाधक होती है।
शहर का दिल कहा जाने वाले घंटाघर की सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ से जब भी कोई यात्री गुजर कर जाता है और व्यक्ति की नजर घंटाघर पर पड़ती है, वह अफसोस से भर जाता है। वह यहाँ लगी घड़ी को देखता है तो उसे निराशा होती है। नगर पालिका व प्रशासन की अनदेखी के चलते घंटाघर लोगों को मुंह चिढ़ा रहा है, जबकि यह दोनों की पहुंच से महज चंद कदम ही दूर है। ये 10 साल पहले घंटाघर चौराहा बना था, लेकिन इसमें जो घड़ी उड़ी लगी 1 महीना या 2 महीना चली होगी। बहुत ही दयनीय स्थिति है, कभी न घंटा बजा न कुछ बजा, फालतू में पैसा की बर्बादी है लगा के नगर पालिका की तरफ से। कितनी घड़ियाँ लगी थी, कितनी घड़ियाँ बची हुई हैं? 3 घड़ी लगी थी, 1 घड़ी तो पहले ही टूट गई बहुत पहले, और जो बची हो कभी चली ही नहीं, कभी नहीं चली। घड़ियाँ बची हैं इसमें? 1 बची है, बाकी सब उड़ गई, टूट गई। अभी चलती कि नहीं चलती? कुछ नहीं, कभी नहीं चली, 1 आध महीना चली होगी। क्या लग रहा है आप लोग जो पैसा बर्बाद सब बहुत बुरी तरह बर्बादी है। घंटा चौराहा किस नाम से चौराहा माना जा रहा है? घंटाघर चौराहा, सिविल लाइन, पंडित दीनदयाल चौराहा। चाहते क्या, यही चाहते हैं सुंदरीकरण हो जाए, बढ़िया हो जाए, और क्या शहर अच्छा लगे साफ। और किस लिए ये बना हुआ था? ये घंटाघर बना था कि जो है यहाँ पर घड़ी उड़ी लगाए थे, समय में देखेंगे, लेकिन आज 10 साल से जब से लगा है, कुछ दिन चला होगा घड़ी, 3 घड़ी गायब है और 1 ठो वो भी नहीं चल रहा है। क्या लग रहा है कितने लाखों रुपया का बना है? बता तो रहे थे उस समय कि 10 लाख रुपया लगा था उसमें। तो कोई देखभाल नहीं करता इसकी? अब नगर पालिका के जिम्मे है, लगता तो नहीं कोई देखभाल कर रहा है। क्या स्थिति है इसकी आज? स्थिति क्या, नाम का घंटाघर है, न घड़ी है न कुछ है, समय नहीं मालूम होता है। क्या चाहते हैं आप लोग? अरे यही चाहते हैं कि बना है इतना मेन चौराहे पर, इसको सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए। रविवार को जनपद के शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आजमगढ़ में वर्तमान शिक्षा एवं समाज कल्याण के विद्यालय विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर अध्यापकों को भी सम्मानित किया गया। संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री असीम अरुण ने कहा कि हम चाहते हैं कि दशकों पुराने समाज कल्याण विद्यालयों की परंपरा चलती रहे। इसमें पढ़ने वाले बच्चे आगे ही नहीं बढ़े बल्कि उड़ान भी भरे। अध्यापकों की निष्ठा एवं समर्पण भी सम्मान का विषय है। हम शीघ्र ही इस संवाद के विषयों पर और समाज कल्याण के विषयों पर निर्णय लेंगे। समाज कल्याण के विद्यालय के बच्चों को भी सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी। समाज कल्याण विद्यालय में तैनात शिक्षकों के पेंशन के मुद्दे पर मंत्री ने अध्यापकों के साथ अलग से वार्ता की। कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से आए शिक्षकों के साथ समाज कल्याण मंत्री ने संवाद भी किया और कहा कि प्राथमिकता पर उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि CSR फंड के माध्यम से बड़ी कंपनियों और उद्योगों का सहयोग भी समाज कल्याण के विद्यालयों के विकास के लिए लिया जा रहा है। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व पूर्व IPS अधिकारी असीम अरुण ने मीडिया से बातचीत में मंगेश यादव एनकाउंटर मामले पर पुलिस कार्रवाई को सही ठहराते हुए अखिलेश यादव को अपराधियों को बढ़ावा देने वाला बताया। मंत्री ने कहा कि जब भी कोई पुलिस वाला घर से निकलता है तो यह सोचकर नहीं निकलता है कि उसे गोली चलानी है, लेकिन जो अपराधी डकैती में इन्वॉल्व है और पुलिस पर हमला करता है तब उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास करती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। एक अपराधी जो डकैती जैसी घटना में अपने गिरोह के साथियों के साथ शामिल है और गिरफ्तारी के प्रयास करने पर पुलिस पर गोली चलाता है। पुलिस जो कि पूरी तरीके से प्रशिक्षित है, उसको कानूनी अधिकार भी है कि अपने आत्मरक्षार्थ वह जवाबी फायरिंग कर सकती है। इस मामले में पुलिस की जवाबी फायरिंग में अपराधी मारा जाता है। इसका दुरुपयोग न हो इसके लिए तमाम सेफ गार्ड्स बनाए गए हैं। मजिस्ट्रेट जांच होती है, विशेष पोस्टमार्टम होता है, वीडियोग्राफी होती है, जैसा कि इस मामले में भी हुआ है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की परंपरा अपराधियों को बढ़ावा देने वाली रही है। लड़के हैं, गलती हो जाती है, इनका नारा रहा है, जबकि योगी की सरकार में अपराध और अपराधियों को क्षमा नहीं किया जाता है, उसको दंडित किया जाता है।
यह लोग भूल गए कि इस समय योगी की सरकार है और डकैती डालने चले गए। अब इन पर कार्रवाई हो रही है। सपा की सरकार और बीजेपी की सरकार में यही अंतर रहा है। आज अपराधी डरा हुआ है, अपराध छोड़ रहा है, जेल में है, स्वयं बाहर नहीं आना चाहते। जो नौजवान युवा पीढ़ी है वह अपराधियों माफियों को रोल मॉडल के रूप में देखती थी, वह शिक्षा व रोजगार की तरफ ध्यान दे रही है। वहीं समाज कल्याण राज्य मंत्री ने यहां के कार्यक्रम के संबंध में कहा कि समाज कल्याण विभाग समाज को ताकत देने का काम करता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। हमारे अनुदानित विद्यालय हैं, आश्रम पद्धति के विद्यालय हैं, कोचिंग व्यवस्था है, छात्रावास है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर ऐसे ही विद्यालयों के संचालक हैं, उससे किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए लोग आए हैं। यह विचार व चर्चा की जा रही है कि कैसे इन विद्यालयों में बच्चे और अच्छा परिणाम ले आएं। बच्चे पढ़ाई की व्यवस्था से संतुष्ट हों और आगे बढ़े। उन्होंने प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। समाज कल्याण विभाग तरह तरह से समाज को ताकत देने की कोशिश करता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। और हमारे ऐसे अनुदानित विद्यालय हैं, आश्रम पद्धति विद्यालय हैं, कोचिंग की व्यवस्था है, छात्रावास है, तो एक बड़ा क्षेत्र है जो बच्चों को शिक्षित करने के लिए आगे काम करता है। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आजमगढ़ में ऐसे अतिथियों को आमंत्रित किया गया है जो या तो ऐसे विद्यालयों के संचालक हैं या प्रतिष्ठान के किसी रूप में जुड़े हैं या वहाँ पे टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। आज इसके ऊपर चर्चा हो रही है कि कैसे अपने विद्यालयों की हम लोग स्थिति और अच्छी करें, हमारे बच्चे अच्छे परिणाम देते रहे हैं, वो और अच्छा परिणाम कैसे दें, इसके ऊपर आज चर्चा हो रही है। और आने वाले समय में इसके लिए निर्णय लिए जाएंगे और मूल उद्देश्य जितने बच्चे हमारे विद्यालयों में पढ़ने आ रहे हैं, तरह तरह के विद्यालय हैं, कोचिंग है, वो सब संतुष्ट हों और अच्छा परिणाम वो दे पाएँ। सर, जैसे समाज कल्याण विभाग की तरफ से कुछ और योजनाएं नई शुरू की जा रही हैं या कुछ और इजाफा किया जा रहा है? बिल्कुल, शिक्षा के साथ साथ स्वावलंबन की योजनाओं पे प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत जोर है और उस पर हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इसके तहत कई योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, PM अजय की योजना है, जिसके अंतर्गत हम अपने बहनों को, भाइयों को ऋण देते हैं, कई बार इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और उनको अपना छोटा बड़ा व्यवसाय लगाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर तेज़ी से काम हुआ है, अच्छे परिणाम इसके मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ शिक्षा के लिए बच्चे जो कॉलेज पूरा कर ले रहे हैं उनको कोचिंग की प्रबंध किए गए हैं मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग के तहत। बहुत अच्छे परिणाम इसके पिछले 3 साल में हम लोग को मिले हैं। आने वाले समय में ऐसे और काम किए जाएंगे। जो इस इनकाउंटर की बात हो या किसी भी घटना की बात हो, कोई भी पुलिसकर्मी घर से ये सोच करके नहीं निकलता है कि आज मुझे गोली चलानी है। लेकिन ऐसे अपराधी जो डकैती में इन्वॉल्व हैं, जो पुलिस के ऊपर हमला करने के आदी हैं, उनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस पूरी होशियारी के साथ में काम करती है। जैसा मैंने आख्या देखी, जानकारी प्राप्त की, ये घटना भी इसी प्रकार की है जिसमें कि एक अपराधी जो कि एक बहुत बड़ी डकैती में अपने गिरोह के साथियों के साथ शामिल था, उसने जब गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो पुलिस के ऊपर हमला किया। पुलिस भी इस बात के लिए प्रशिक्षित भी है, कानूनी रूप से उसको अधिकार भी है कि आत्मरक्षा में गोली चलाए। उन्होंने चलाई और उसमें ये अपराधी मारा गया। ऐसा दुरुपयोग तो नहीं होता है, इसके लिए तमाम प्रबंध किए गए हैं, सेफगार्ड बनाए गए हैं, मजिस्ट्रियल जांच होती है, विशेष रूप से पोस्टमार्टम होता है, वीडियोग्राफी होती है, ये सभी चीज़ें इस केस में की गई है और प्रथम दृष्टा बिल्कुल सही पुलिस की कार्रवाई दिखती है। और साथ साथ जो सुरक्षा के उपाय हैं, सेफगार्ड्स हैं, उसके तहत भी काम किया जा रहा है। अखिलेश पार्टी की, अखिलेश यादव जी की पुरानी परंपरा रही है अपराधियों को बढ़ावा देना। लड़के हैं, गलती हो जाती हैं, ये तो इनका नारा रहा है। लेकिन आज योगी जी की सरकार है, किसी भी प्रकार के अपराधी को क्षमा नहीं दी जाती है, उसको दंडित किया जाता है। ये केस, ये घटना हुई, ये लोग भूल गए कि योगी जी का राज है और डकैती डालने चले गए। अब सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये हो चाहे भविष्य में हो, जो पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा, पुलिस को पूरा अधिकार है, पुलिस उसको आत्मरक्षा में गोली चला सकती है। इस बात को अखिलेश जी को भी समझना चाहिए और अखिलेश जी ऐसे अपराधियों का साथ देंगे तो जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अपराध का सफाया किया है उसके विपरीत काम कर रहे होंगे। कहते हैं कि किस्मत के बाजार में भी मेहनत का ही सिक्का चलता है।
और इसी मेहनत के बल पर जनपद के 27 वर्षीय युवक ने सफलता की एक सीढ़ी चढ़ ली है। एक सीढ़ी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी उसके सपने और है और मेहनत पर उसका जोर है। अभी उनके आगे आकाश और है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इसी परीक्षा को क्रैक करके जनपद के ठेकमा क्षेत्र के गांव पशिका निवासी अभिनव कुमार श्रीवास्तव ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर चयनित हो चुके हैं। क्षेत्रवासियों को उनके चयन की सूचना होने पर उनके पैतृक गांव में लोगों का बधाई देने का तांता लग गया। लोगों का कहना था कि अभिनव ने अपनी कड़ी मेहनत से जिले और परिवार का नाम रोशन किया। वहीं अभिनव ने युवाओं को बिना इधर उधर ध्यान भटकाए लक्ष्य को लक्ष्य कर मेहनत करने का संदेश दिया। एंसेंट हिस्ट्री में MA किया हुआ है। मैं 2015 से इलाहाबाद में तैयारी कर रहा था और मेरा चयन यही BDO 2018 री एग्ज़ाम जो 2023 में कंडक्ट कराया गया था, उसी में मेरा ग्राम पंचायत अधिकारी पद पे चयन हुआ है, जो अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। मेरी शिक्षा हाई स्कूल जो है श्री शोभनाथ राय इंटर कॉलेज कमरपुर में, और इंटर की मैंने शिक्षा जो ली थी वो जयनाथ मेमोरियल इंटर कॉलेज जो हरई रामपुर में पड़ता है, और ग्रेजुएशन की शिक्षा मैंने ली थी माँ शारदा डिग्री कॉलेज मई खड़गपुर, और मैंने MA की डिग्री ली थी माँ शारदा डिग्री कॉलेज जो खुर्रमपुर में पड़ता है। मैंने MA एंसेंट हिस्ट्री से ही किया था। मैंने लगभग 4-5 एग्ज़ाम दिए हैं और मेरा ये BDO 2018 एग्ज़ाम था। मैंने पिछली बार भी एग्ज़ाम इसको दिया था, लेकिन किसी कारणवश इसको निरस्त कर दिया गया था, जिसका ये कोर्ट मैटर चल रहा था। इसको पुनः एग्ज़ाम कराया गया था 2023 में, और इसका सारी चीज़ें इसकी क्लियर हो चुकी हैं और इसका अंतिम परिणाम आ भी चुका है, जिसमें हमारा चयन हुआ है अंतिम रूप से। बड़ा ही उस समय संघर्ष का दौर रहा था कि लगता था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा अब ये पेपर, क्योंकि ये एक ड्रीम जॉब थी हमारे लिए कि हमको एक जो ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक अधिकारी पोस्ट लगना बहुत ही बड़ी बात होती है और सचिव इसको कहा जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक ड्रीम के लिए था कि हम इसको इस पद पे हम जाएं, और इसके लिए हमने काफ़ी संघर्ष भी किया। लगातार मैंने इस पेपर के लिए तैयारी की ताकि मैं इस पद पे चयन हो सकूं। मैं और युवाओं के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे छोटे भाई बहन हों वो लोग खूब मेहनत से पढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, क्योंकि मैं जब चयनित हुआ तो मैं अपने माता जी के आंखों में जो खुशी देखी तो हमारे साथ साथ उनको भी बहुत गर्व महसूस हुआ। उन्होंने हमको गले भी लगाया और भावुक हो गए। वो पल बहुत ही जो कहते हैं आनंद से भी ऊपर, जो उसे शब्दों में हम नहीं बयां कर सकते हैं। तो वो मोमेंट था मेरे लिए। मैं युवाओं से यही कहूँगा कि भैया खूब मेहनत से पढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, जितना हो सके उतना पढ़िए, रात दिन पढ़िए और कहीं इधर उधर भटकिए नहीं। मेरी ये शुरुआत थी। मेरा अभी आगे मैं UPSC की इसका मैं UPPCS की भी मैं पेपर देता हूँ, तो मेरा आगे का जॉब यही SDM पद के लिए मैं सोचता हूँ कि मैं चयनित हूँ। तो मैं आगे की तैयारी अभी मैं निरंतर करता रहूँगा जब तक मैं और भी SDM पद पे न चयनित हो जाऊँ। मेरा संघर्ष जारी रहेगा। बहुत ही खुशी है, मेरा जो है भतीजा इस पद पे हो गया। बहुत ही परिश्रम के साथ इन्होंने पढ़ा और कितनी खुशी हम लोगों के जिसको मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। और आगे भी हम लोगों का ही प्रयास रहेगा कि ये जो सोच रहा है उस पद पे हो जाए। जिस दिन इसका रिजल्ट निकला पूरा परिवार हमारा मतलब खुशी से पूरा व्याकुल था। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई और बहुत ज़्यादा हम लोग खुश। क्या कहना चाहिए, किस तरह इन्होंने पढ़ाई, किस तरह मेहनत की, गाँव से पढ़ाने वाला आदमी पढ़ाई की दौर में? नहीं, इन्होंने बहुत मेहनत किया। इन्होंने 2014 से लेके अभी तक बहुत मेहनत किया। इन्होंने कई बार पेपर दिया कि निरस्त हो गया और पेपर कई कैंसिल हो गए। इन्होंने बहुत मेहनत किया। मेहनत का ही परिणाम है कि आज इस पोस्ट पे
गायन हुआ। बहुत ज़्यादा खुशी है। सोमवार को हरिऔध कला केंद्र में ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन द्वारा स्थापना दिवस में मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा कहा कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक ही स्वास्थ्य विभाग की मजबूत कड़ी है। यही ग्रामीण इलाके में मरीज को प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, तभी बड़े डॉक्टर उनकी जान बचाने में सफल होते हैं। संगठन के प्रदेश सचिव डॉक्टर संतोष शर्मा ने कहा कि जहां हम पूरे उत्साह के साथ संगठन का स्थापना दिवस मना रहे हैं, वहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी एकजुटता और संगठित होने का एहसास विभाग को भी दिखा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में लोग हमें झोला छाप कहकर अपमानित करने का काम न करें। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय जयसवारा ने कहा कि हम ग्रामीण चिकित्सकों के हालात को पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन संगठन के बनने के बाद ग्रामीण चिकित्सक भी अब अपने आप को मजबूर नहीं मजबूत समझते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल सरोज ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि हमको 6 महीने की ट्रेनिंग कराकर प्राथमिक उपचार करने की आज़ादी प्रदान की जाए। मैंने पूर्व में भी ये बात कही थी कि ग्रामीण एसोसिएशंस की अपना महत्व है। स्पेशली आप अगर पेशेंट के ट्रीटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो निश्चित रूप से जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है इन्हीं द्वारा होता है और बहुत सी जानें बचाई जाती हैं। अगर एक बेसिक प्राइमरी एसोसिएशंस अगर कहीं भी प्राइमरी ट्रीटमेंट करता है ग्रामीण एसोसिएशन, अगर उसका ये भी वो बताता है, क्योंकि बहुत अभी भी इंडिया में लोग अवेयर नहीं है चीज़ों को लेके और बहुत ही लाइटली लेते हैं जब तक कि पूरी तरह सीरियस नहीं हो जाता। एटलीस्ट आपको कोई बताता है कि आपका बीपी बहुत ही कम है या फ्लूट चलाना पड़ेगा या चीज़ें करनी हो तो बहुत सी जानें बच जाती हैं। और ऐसा संभव भी नहीं है कि अगर बहुत दूर दराज में कोई प्रैक्टिस कर रहा है और वो शहर तक जब तक आएगा तब तक वो सर्वाइव होगा। तो निश्चित रूप से उनकी जान बचाने में हम लोग उस महत्व को समझते नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो एक महत्व है। और जैसे सरकार ने अपने प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल बना रखे हैं, वैसे प्राइवेट सेक्टर्स में भी ये चीज़ें निश्चित रूप से है कि वो हमें वहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट कराना है। उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि नहीं हमें किसी स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है तो उस लेवल पे वो खुद भी रिफ़र करते हैं और बता देते हैं पेशेंट को कि आप यहाँ पे इनको कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि हमने प्राइमरी अभी जान बचा ली है, लेकिन इन चीज़ों में इन चीज़ों की ज़रूरत और पड़ेगी जो हमारे अभी यहाँ पे संभव नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। कई बार क्या होता है कि कम्पिटेंसी होती भी है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं होता। मान लीजिए किसी के पास CPAP या वेंटिलेटर नहीं है और ऑक्सीजन, केवल बेसिक ऑक्सीजन से कोई ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा है, तो वो निश्चित रूप से वो कहते हैं कि आप थोड़ा बड़े सेंटर्स पे दिखा लीजिए कि हो सकता है। जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं सब लोग जान रहे हैं, कोविड का समय जो चला है 4 सेंटर 5 सेंटर आजमगढ़ में था, बाकी सभी डॉक्टर्स बंद करके चले गए थे। यही ग्रामीण चिकित्सक ही पूरा सिस्टम को संभाले हैं। और आप सब लोगों को पता होगा कि कोरोना सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई और जहां कोविड ख़त्म हो गया फिर से उन्हें वही झोला छाप का नाम दिया जाने लगा। तो कहीं न कहीं से ये जो उत्पीड़न, ये प्रताड़ना हम लोग झेलते हैं, उसी के विरोध में ये संगठन बना हुआ है। और ये संगठन, ये समझ लीजिए हमारा शक्ति प्रदर्शन है। हम विभाग, इस कार्यक्रम के माध्यम से विभाग से लेके हम जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार को भी ये आह्वान करते हैं कि हमारी मांग को मान लिया जाए। 4 से 6 महीने का ट्रेनिंग दिला के हमें प्राथमिक उपचार करने की आज़ादी मिल जाए। हमको और कुछ नहीं चाहिए। बिहार सरकार दे दी, राजस्थान सरकार दे दी, फिर उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं देगी? हम लोग का बस यही मांग है और हमको कुछ नहीं चाहिए। हम लोग देखिए जिस इस स्थिति में जैसे संगठन हमारा है, अभी हम लोग, आप लोग पेपर में भी देखे होंगे, हम लोग निःशुल्क कैंप लगाए थे, चिकित्सा कैंप। 165 मरीज का इलाज किए थे। लगभग 40,000 रुपये का हम लोग दवा अपने पॉकेट से फ्री में, हम लोग को किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं है। जितने हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई आज के डेट में हैं, सब लोग कहीं न कहीं से मोटा मोटा रजिस्टर सबका उधारी का देखेंगे। बड़े हॉस्पिटल पे कहीं उधारी नहीं चलती है। आप लोग देखेंगे कि बॉडी अंदर रहती है, जब तक पैसा नहीं होता है, तोड़ फोड़ होता है, कुछ नहीं। लेकिन हमारे ग्रामीण चिकित्सक अपना लगा देते हैं। रोते लोग आते हैं, उनका इलाज करते हैं, फ्री में करते हैं, कम पैसे में करते हैं। अभी जैसे सुभाष सर कहें ना कि अहरौला में अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो यहाँ तक लाने के लिए सबसे पहले जो प्राथमिक उपचार वो ग्रामीण चिकित्सक ही करते हैं। आज सिस्टम की धुरी है हमारे ग्रामीण चिकित्सक। पूरा स्वास्थ्य विभाग हमारे दम पे चल रहा है और हम ही को जो ये प्रताड़ित करते हैं, हम ही को प्रताड़ना देते हैं कि हम झोला छाप हैं। तो ये क्या है? मांगे हमारी यही हैं कि 6 महीने से साल भर का हमको आप क्या कहते हैं, हाँ, करवा के
ट्रेनिंग करवा के और हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए ताकि हम लोग प्राथमिक उपचार कर सकें। मरकजी सीरत कमेटी के प्रभारी अध्यक्ष परवेज बाबा के नेतृत्व में नगर के निस्वा इंटर कॉलेज से जश्न ईद मिलादुन्नबी 12 रबीउल अव्वल का जुलूस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नातिया कलाम पढ़ते हुए अंजुमनों द्वारा निकाला गया। जहां मुस्लिम समाज के लोग इस्लाम का झंडा लिए थे तो वहीं भारत का तिरंगा भी उन्हीं हाथों में था। इस दौरान नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह की सदाओं से फिजा गूंज उठी। ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निस्वा इंटर कॉलेज से अंजुमनों द्वारा नातिया कलाम पढ़ते हुए शिबली कॉलेज होते हुए पहाड़पुर पहुंचा, जहां पर अंजुमन गुलशन रसूल के द्वारा अंजुमनों को इनाम देकर स्वागत किया गया। अंजुमनों का जुलूस तकिया होता हुआ कोर्ट पहुंचा, जहां पर कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए स्टॉल पर शहर सचिव रियाजुल हसन, नजम शमीम के संयुक्त रूप से अंजुमनों का स्वागत इनाम देकर किया गया। जुलूस कोर्ट से टेढ़िया मस्जिद गुलामी का पूरा बाज बहादुर होते हुए राजा का किला होते हुए पुनः कोर्ट, दलाल घाट होते हुए पुरानी कोतवाली चौक से सब्जी मंडी होते कटरा और करबला से बदरका होते पांडेय बाजार से जामा मस्जिद पर आकर समाप्त हुआ। जुलूस में अंजुमन गुलामाने मुस्तफा पहाड़पुर, अंजुमन गुलशन रसूल पहाड़पुर, अंजुमन मदीना, अंजुमन जामितुल कुरैश जालंधरी, अंजुमन अकबरी मदीना जालंधरी नई बस्ती, अंजुमन टेढ़िया मस्जिद, अंजुमन आशिकाने रसूल बाज बहादुर, अंजुमन जाने सारे खैरुल बशर मातबरगंज, अंजुमन फिदा ए रसूल बाज बहादुर, अंजुमन अहमद रजा आवास विकास कॉलोनी, अंजुमन फैजे रसूल चकला, अंजुमन हाफिजपुर, अंजुमन इद्रीसिया कुंदीगढ़, अंजुमन अकबरी मदीना जामा मस्जिद कटरा, अंजुमन कटरा गुरु टोला फैजे मुस्तफा गुलामी का पूरा तंजीम पैगाम इस्लाम तकिया तालीमुल इस्लाम, तीर काताजिया, अंजुमन गौसिया दाल सिंगार मदरसा इस्लामिया जमियतुल कुरैशी जालंधरी, अजीजुल उलूम कुरैस नगर जाने सारे खैरुल बशर मातबरगंज, अंजुमन फरजर दाने इस्लाम फराश टोला, अंजुमन बाज बहादुर शामिल रहे। इस दौरान जुलूस की सुरक्षा के लिए पुलिस की कड़ी व्यवस्था की गई थी। गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।